नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल आई का स्टडी रूम में। मेरा नाम है डेविड। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा मध्यकालीन का कुछ वीडियो सीरीज चल रहे हैं। इस सेशन में आज हमारा 8वां दिन है और तारीख है 11 और नवरात्र का तीसरा दिन है। तो आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज तीसरा दिन है तो आप सब अपने घर में होंगे, बिल्कुल अच्छे से होंगे, देवी माँ की पूजा कर रहे होंगे। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, विलग्राम का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? तो लड़ा तो गया था वो 1540 ईस्वी में। और कुछ डिटेल्स भी देखते हैं हम। इस डिटेल्स के साथ हम सारी चीज़ें हमारा कंफर्म हो जाएगा। विलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं के छोटे भाई अस्करी और हिंदाल दोनों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हुमायूं अभी भी शेर शाह से पूरी तरह से हार गया था। तो इतना तो आपको याद ही रहेगा कि मतलब जो विलग्राम का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था, ये तो आपको कंफर्म है। 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। और किनके बीच हुआ था? ये है हुमायूं के छोटे भाई अस्करी और हिंदाल के साथ। हिंदाल दोनों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन हुमायूं अभी भी शेर शाह से पूरी तरह से हार गया था। तो किनके बीच हुई थी? इनके और इनके बीच, इन तीनों के बीच में, जो ये इनके भाई थे और ये इन्हीं के बीच में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहला भारतीय शासक कौन था कुषाणों के बाद ही काबुल और कंधार के भारतीय साम्राज्य में ला सका था? तो वह बाबर था। कौन था वह? बाबर था। ये जो बाबर है, यही शासक थे जिन्होंने कुषाण के बाद ही काबुल और कंधार को भारतीय साम्राज्य में ला सका था। कुछ डिटेल्स हम यहाँ पर देखते हैं। बाबर पहला भारतीय शासक जो कुषाणों के बाद ही काबुल और कंधार को भारतीय साम्राज्य में ला सका था। काबुल और कंधार दोनों एक साथ होना भारतीय मध्यकालीन इतिहास में हर बार नहीं हुआ। बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर कहा जाता था? वो औरंगजेब को कहा जाता था। औरंगजेब को। और क्यों कहा जाता? तो यहाँ पर डिटेल्स हम देखते हैं। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। वह एक समर्पित उपासक थे और इसलिए जिंदा पीर जीवित संत के रूप में जाने जाते थे। वह एक हिंदू विरोधी नहीं थे, लेकिन अपनी नीतियों को बदलते रहे। मतलब वो अपनी नीतियों को क्या करते थे? बदलते रहते थे, इसलिए उनको जिंदा पीर कहा जाता था। तो ये डिटेल्स जो आप देख रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कन्फर्मेशंस के साथ पढ़ना ही मतलब पढ़ाई का मेन मूल होता है। अकबर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष शासन किया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक इन्होंने तो किस वर्ष शासन किया था? इसके बीच ही किया था। 1556 से 1605 के ईस्वी बीच में मतलब इन्होंने अपना शासन किया था। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर ने 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक मुगल सम्राट के रूप में शासन किया। मतलब मुगल सम्राट के रूप में क्या किया था? उन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने गयास बेग, नकीब खान और नियामतुल्ला जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया? ये पहले क्वेश्चन आप पहले ध्यान से देख लें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
निम्नलिखित में से किसने गयास बेग, नाकिब खान और नियामतुल्ला जैसे विद्वान को संरक्षण दिया था? किसने दिया था? तो ये दिए थे जहांगीर। ये आपका ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखते हैं क्यों दिया था, डिटेल्स थोड़ा सा देख लेते हैं, डिटेल्स पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जहांगीर के शासनकाल के दौरान अब्दुल हामिद लाहौरी ने पादशाहनामा और खफी खान ने मुंतखाब लुबाब लिखा था। जहांगीर ने गयास बेग, नाकिब खान और नियामतुल्ला जैसे कई विद्वानों को संरक्षण दिया था। सॉरी, सिस्टम काम नहीं कर रहा था थोड़ा सा, मतलब संरक्षण दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुगल काल के दौरान संचार, यहाँ पे देखिए, मुगल काल के दौरान संचार चैनल को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। तो वे थे दरोगाई डॉक। कौन थे? दरोगाई ये डॉक। हम थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं, ये डिटेल्स थोड़ा सा बड़ा होगा मेरे ख्याल से, हाँ थोड़ा सा है। देखते हैं, अकबर के शासनकाल में प्रांतीय स्तर पर कई अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जैसे कि दरोगाई डॉक संचार चैनल को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। आमतौर पर मेरवार या डॉक धावकों के माध्यम से अदालत को पत्र भेजना था। तो यही इनका मतलब जो चैनल को मतलब बनाए रखना, प्रशासन के मतलब वो बनाए रखने का नियुक्त जो होता है, तो इनका यही उद्देश्य होता है, यही इनका मेन डिटेल्स है, जो आप इसको एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस परगना में भूमि के सभी अभिलेख रखें? निम्नलिखित में से किसने परगना में भूमि के सभी अभिलेख रखे? तो वो कानून गो, वो होते हैं ना कानून गो, जो सभी भूमि के परगना का वो क्या करते हैं, अभिलेख रखते हैं, अभिलेख रखते हैं। तो हम थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं। सिकदार परगना, यहाँ पे देखो सिकदार परगना के स्तर पर कार्यकारी अधिकारी था। राजस्व वसूली के कार्य में सिकदार ने अमील की सहायता की। परगना में भूमि के सभी अभिलेख कानून गो द्वारा रखे गए थे। आज भी वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मनमौल बहरीन लिखा? किसने लिखा था? निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो उन्होंने लिखा था दारा सिको। इन्होंने मनमौल बहरीन लिखा था। आप देखते हैं थोड़ा सा, मजमा उल बहरीन दारा सिको द्वारा लिखित तुलनात्मक धर्म पर एक पुस्तक है। यह सूफी और प्रतिशोध के बीच रहस्यमय और बहुलवादी समानता के रहस्य उद्घाटन के लिए समर्पित है। रहस्य उद्घाटन के लिए क्या है? ये समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सैन्य कमांडर था? निम्नलिखित में से कौन सैन्य कमांडर था?
तो वो थे सर ए नौबत। कौन थे? सर ए नौबत। थोड़ा सा हम डिटेल्स देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन में सर ए नौबत ने सेनापति थे। सर ए नौबत या सेनापति थे। यह मादन पद पर पेशवा, जिसे पंत प्रधान भी कहा जाता था, वित्त समान प्रशासन की देखभाल ही ये करते थे। क्या करते थे? यही करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्योंकि इसमें मैंने 15 ही क्वेश्चन लिया था। उस दिन समय ज़्यादा हो गया था और आप लोगों को बोर भी महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि थोड़ा ही पढ़ाया जाए और डिटेल्स में सारी चीज़ें आपको आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होता जाए, आपके माइंड सेट में बिल्कुल ये चीज़ें चलती रहे हमेशा। ज़्यादा पढ़ने के बाद ये होता है कि ओवरलोड हो जाता है और बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या नहीं, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं और पूरी जानकारियाँ मतलब लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य में नागरिक और सैन्य प्रशासन के प्रसिद्ध संहिता आज्ञापात्र किसने लिखी? तो रामचंद्र पंत अमात्य ने। किसने लिखी थी? रामचंद्र पंत अमात्य। हम थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं। रामचंद्र सॉरी गाइस, थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से सर्दी लगी है तो दिक्कतें आ जाती हैं इतनी। तो हम थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं। रामचंद्र नीलकंठ बावडेकर 1650-1716 या रामचंद्र पंत अमात्य 1674 से 1680 तक सम्राट छत्रपति शिवाजी के लिए वित्त मंत्री अमात्य के रूप में 8 अष्टप्रधान की परिषद में सेवा की। उन्होंने तब इम्पीरियल रीजेंट के रूप में कार्य किया। 4 बाद के सम्राटों अर्थात संभाजी रामजी, राजा राम शिवाजी द्वितीय और संभाजी द्वितीय, इन्होंने नागरिक और सैन्य प्रशासन की प्रसिद्ध संहिता आज्ञापात्र की रचना की और मराठा साम्राज्य के सबसे महान नागरिक प्रशासकों, राजनयिकों और सैन्य रणनीतिकारों में से एक के रूप में प्रसिद्ध हैं। वो जो थे ये रामचंद्र पंत अमात्य, इनकी डिटेल्स यही है। ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने अपने किसी पहले वीडियो में, मुझे ख्याल नहीं है किस वीडियो में, लेकिन ये वीडियो में मैंने कर दिया, लेकिन डिटेल्स नहीं बताया था। तो हम डिटेल्स, इस क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, ये भी क्वेश्चन है तो करवाना जरूरी है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, ये किसी को कोई कन्फर्मेशन नहीं होता। क्योंकि अगर पढ़ना आपको सारी चीज़ें, एक बुक होती है, जैसे बुक में से कहाँ से कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर द्वारा पूछ लिया जाए, ये तो किसी को कंफर्म होता नहीं है, लेकिन बुक तो पूरी पढ़नी पड़ती है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ये तो पता है कि शेर शाह सूरी ने करवाया था, लेकिन अब देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण 16वीं शताब्दी के शासक शेर शाह सूरी ने करवाया था। इसे सड़के आजम के नाम से जाना जाता है। इसे सड़के आजम के नाम से जाना जाता था। यह सड़क बंगाल के सोनार गांव से पंजाब के लाहौर और वहां के मुल्तान तक जाती थी। सड़क का निर्माण सुशासन और सुचारू और कुशल प्रशासन के लिए किया गया था। सुल्तान का इरादा बाहरी प्रांतों में अपनी राजधानी से जोड़ना था, इसीलिए
ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। और किसने करवाया था, ये तो आपको पता ही है, शेरशाह सूरी ने करवाया था। अब यहाँ पे है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। कन्नौज की लड़ाई के हारने के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा। ये आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, कन्नौज की लड़ाई। इसका डिटेल ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन कन्नौज की लड़ाई 17 मई, बस इतना इम्पोर्टेंट कर रहा है ना, 17 मई 1540 ईस्वी में। ये इम्पोर्टेंट है, अगर पूछ लिया जाए कि कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं कि कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी, तो आप यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपका अगर ऐसा होता है कि कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी, तो आप ये 17 मई 1540 ईस्वी में हुई थी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर भी है इसका डिटेल्स, हाँ सॉरी, के बीच हुई, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। देखते हैं, कन्नौज उत्तर प्रदेश भारत में हुई थी। इस लड़ाई को, देखो अभी बताया था ना, विलग्राम की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, विलग्राम लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने युद्ध में हराया था, क्योंकि बारूद खुले मैदान में रखा गया था। बारूद खुले मैदान में रखा गया था, जो भारी बारिश के कारण अनुपयोगी हो गया था। क्योंकि वहाँ के जो जो दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है, जो हुमायूं जो सॉरी ये जो ये हैं, इन्होंने बारूद खुले मैदान में रख दिए थे, और बारिश होने के कारण इनका सारा अनुपयोगी यानी कि खराब हो चुका था, इसलिए वो इन्हें इनसे हारना पड़ा, शेरशाह सूरी से हारना पड़ा, युद्ध में हराया था, तो इनसे हारना पड़ा था, और ये भारत छोड़कर भागे थे। ये हुमायूं। अब यहाँ पे लिखा है राज तरंगिणी कल्हण द्वारा लिखी गई, राज तरंगिणी कल्हण द्वारा लिखी गई थी। तो क्या लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी, राज कल्हण द्वारा लिखी गई थी। तो आपका ऑप्शन यही है, कल्हण। तो क्या लिखी गई थी, कल्हण लिखी गई थी। थोड़ा हम डिटेल्स देखते हैं। डिटेल्स हमारा ये है, राज तरंगिणी संस्कृत राजाओं की नदी, प्रारंभिक भारत का ऐतिहासिक कालक्रम, एक महाकाव्य कविता है। ठीक है, महाकाव्य प्रबंध कश्मीरी ब्राह्मण द्वारा संस्कृत कविता में लिखा गया है। यह 1148 में प्राचीन भारतीय विद्वान वर्ग कल्हण का रहस्य है। राज तरंगिणी जम्मू और कश्मीर इतिहास जिसे उचित रूप से अपनी तरह का सबसे अच्छा और सबसे प्रामाणिक काम माना जाता है। इतना डिटेल्स जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट है भी। आपकी सभी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ये। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी प्रणाली शुरुआत की थी, मनसबदारी प्रणाली, निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की, तो वो किए थे अकबर ने। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, अकबर ने। अगर डिटेल देखते हैं, अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की एक अनूठी विशेषता थी। यह सैन्य और नागरिक विभाग दोनों के लिए समान प्रणाली थी। यह शब्द जो है मनसब से लिया गया है, जिसका अर्थ है रैंक, जिसका अर्थ है रैंक अतः मनसबदार।
का शाब्दिक अर्थ है पदधारी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पदधारी। अगर पूछ लिया जाता है कि मनसबदार का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, अगर पूछा जाए ऐसे इतिहास में, तो क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं कि मनसबदार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे तो आप ये बता दीजिएगा पदधारी। इसका पदधारी जो शाब्दिक अर्थ होगा ये पदधारी होगा। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने 15 क्वेश्चन ही लिए थे, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया था वीडियो की, तो इसलिए लोग थोड़ा सा परेशान भी हो गए होंगे कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कम क्वेश्चन लिया था, 15 ही क्वेश्चन लिया था। दीवाने कोही के नाम से जाना जाने वाला, देखते हैं फिर से, दीवाने कोही के नाम से जाना जाने वाला एक कृषि विभाग द्वारा बनाया गया था। तो वह क्या है? बनाया गया था जाना जाने वाला एक कृषि विभाग क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया था। यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिटेल्स, क्योंकि वहाँ समझ में नहीं आएगा, तो ऐसे डिटेल्स इसलिए मैंने इसमें ऐड करे हैं, तो इसीलिए मैंने डिटेल्स को भी ऐड कर दिया है। दोआब में खेती में सुधार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही नामक एक अलग कृषि विभाग की स्थापना की। विभाग में दोआब के विभाजित किया, जिसकी अध्यक्षता एक अधिकारी करता था, जो किसानों द्वारा ऋण देता और उन्हें बेहतर फसल की खेती में संलग्न करता था। क्या करता था? संलग्न करता था। तो आज का आपका 15 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे मैंने करा दिए हैं। तो मेरे ख्याल से आप सबको ये चीज़ें बिल्कुल मतलब वीडियो को पॉज करके देख लेना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर, और लाइक भी करें, क्योंकि एक लाइक आपका हमें मोटिवेट करता है, ये ज़रूरी है। और आप पढ़ें, आप लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, इससे मेरा कोई वो नहीं है। आप नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम कह सकते हैं केवल, और अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई मतलब वो बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आप पढ़ लें, यही मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो वैसे मेरे चैनल का नाम है आय का स्टडी रूम, ये मेरे चैनल का नाम है। तो नमस्कार दोस्तों, हम फिर कल ऐसे ही कुछ क्लास लेकर के उपस्थित होंगे, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वक्त इसी के साथ हम लेना चाहते हैं आप सबसे विदा। हम कल फिर से मिलेंगे इसी छोटे से एक क्लास के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।